नमस्कार मित्रों, मैं हूं संदीप पालीवाल और आज हम बनाने जा रहे हैं वीडियो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर, जो कि हॉट टॉपिक है। सभी दिशाओं में इसकी चर्चा हो रही है। क्या सही है, क्या गलत है, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते हुए एक लेमैन की भाषा में, एक सामान्य व्यक्ति की भाषा में समझने के हिसाब से मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। और हम समझने का प्रयास करेंगे कि रिसेंट में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ पॉलिटिकल फंडिंग्स पे हम थोड़ा डिस्कस कर लें। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो 2018 में इश्यू हुए थे, या ये स्कीम 2018 के अंदर लागू की गई थी। तो 2018 से पहले की क्या सिचुएशन थी? 2018 के पहले की सिचुएशन मोटा मोटी आप समझे तो इस तरह की थी कि कुछ पता ही नहीं चलता था कि कौन पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दे रहा है, क्योंकि उस वक्त का रूल ऐसा था कि 20,000 रुपए से अगर किसी ने ज़्यादा दिया है तो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी होती थी, और 20,000 रुपए से नीचे या कम जिसने भी पैसा दिया है तो वो अनोनमस का मतलब हम कहें तो मतलब अज्ञात सोर्स, अज्ञात सूत्रों से या अज्ञात व्यक्तियों से वो पैसा मिला है, वो डोनेशन मिला है, ऐसा ट्रीट किया जाता था। इम्पैक्ट क्या था इसका? इम्पैक्ट ये था कि 2018 तक ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब जो कहें मोटा मोटी 8 नेशनल पार्टीज और बहुत सारी क्षेत्रीय और बहुत सारी तो ऐसी पार्टीज है जिनको 1% से भी कम वोट मिलता है, लेकिन रजिस्टर्ड है, बनी हुई है। तो इन सभी पार्टियों को, मतलब किसी किसी को तो 100%, किसी को 60-70% डोनेशन जो है वो अज्ञात सोर्सों से, सूत्रों से मिलता था। तो अननोन डोनर्स जो थे वो 60%, 70% एंड इन सम पॉलिटिकल पार्टीज 96% और 100% थे। तो कहने का मतलब 2018 से पहले तो पैसा क्या आ रहा था, कौन दे रहा था, वो मोटा मोटी पता ही नहीं चलता था, क्योंकि और ये कानून में था कि आप 20,000 से नीचे किसी से डोनेशन लेते हैं तो उसका नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसी है कि उसका 100% डोनेशन अननोन सोर्सेज से था और डिक्लेयर किया उन्होंने, अननोन सोर्सेज से था, है हमारा इतना डिक्लेरेशन। तो कंप्लीटली ये ब्लैक मनी या कौन पैसा दे रहा है और उसके बदले में क्या हो रहा है वो कुछ भी पता नहीं चलता था। और अन्य पार्टियों के केस में 61-70%, सम पार्टीज के केस में 90-96% तक हमको पता नहीं चलता था कि पैसा कौन दे रहा है। अब इसकी वजह से क्वेश्चंस उठने लगे कि भाई इसमें ब्लैक मनी आती है, कैश का ट्रांजैक्शन होता है, पता ही नहीं चलता है, तो क्या किया जाए? तो अब हिसाब से देखा जाए तो इसको बिल्कुल स्क्रैप करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति के हिसाब से तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशन ले रही है तो उनको कानून के अंतर्गत जिससे भी ले रही है उसका केवाईसी करके एक एक रुपए का हिसाब होना चाहिए। परंतु यही सबसे काला अध्याय है हमारे डेमोक्रेसी का, कि पॉलिटिकल फंडिंग ब्लैक मनी से होता है या कैश में होता है और उसका हिसाब देना या अननोन सोर्सेज होना वो चलता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही दुखद बात है। वो 5,000 रुपये, 2,000 रुपये भी डोनेशन देगा, उसको केवाईसी करना है, उसको स्लिप लेनी है, उसको दिखाना है उसने क्या किया है, वो सारे नियम कानून उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट्स की तरफ से लागू होते हैं। 2018 में अब आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर। 2018 में अरुण जेटली जी एक स्कीम लेके आए। उन्होंने कहा भाई इसके अंदर अननोन लोग देते हैं, ये है, हम ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से वो 20,000 रुपए की जो लिमिट है उसको 2,000 रुपया कर देते हैं। मतलब 2,000 रुपए से नीचे अगर कोई देगा तो वो अननोन सोर्स हो सकता है, लेकिन 2,000 रुपए से ऊपर जो है उसको केवाईसी करके पैन कार्ड वगैरह के हिसाब से पैसा देना होगा। अब 2,000 से नीचे तो कितने आदमी दे सकते हैं? तो फिर इन्होंने एक स्कीम लाई जो उनके हिसाब से ट्रांसपेरेंट स्कीम थी, मतलब मोर ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग, ऐसा कह के वो एक स्कीम लेके आए। उसके अंदर ऐसा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करेगी अलग अलग डिनोमिनेशंस में, 10,000 रुपए का, 1 लाख का, मे भी 10 लाख का भी हो सकता है, 1 करोड़ का है, ठीक है। कुछ डिनोमिनेशंस थे, मे भी थोड़ा टेक्निकलिटीज एक आध इधर उधर हो सकता है, बट 10,000 से लेके 1 करोड़ तक के डिफरेंट डिनोमिनेशंस में उन्होंने बॉन्ड इशू किए। और वो बॉन्ड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डेजिग्नेटेड ब्रांचेस, मतलब जो विशेषाधिकार दी गई ब्रांचेस या जिसको डेजिग्नेट किया गया वो ब्रांचेस में सेल के लिए होगा। इंडिविजुअल से लेके कॉर्पोरेट्स उसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन उनको केवाईसी करना पड़ेगा।
कैश में नहीं परचेस कर सकते हैं, उनको चेक से पैसा देना होगा या डिजिटल ट्रांजैक्शन करना होगा। उसके बाद वो बॉन्ड परचेस करते हैं और वो बॉन्ड जो है जिस पार्टी के लिए, वो पार्टी उसको बाद में 15 दिन बाद रिडीम कर सकती है, तो पार्टी अपने खाते में पैसा ले सकती है। अब इसमें सीक्रेसी रखी गई कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो केवाईसी करके बाकायदा चेक और डिजिटलाइजेशन दे रहा है, लेकिन उसका नाम उस बॉन्ड पे नहीं होगा और जिस पार्टी के नाम पे मतलब होगा उसका भी नाम नहीं होगा। वो पार्टी उसको एनकैश कर सकती है। अगर उन्होंने सर्टेन पीरियड में एनकैश नहीं किया है तो वो प्रधानमंत्री राहत फंड में चला जाएगा, पर जब भी एनकैश कर ही लेंगे, राहत फंड में क्यों जाएगा, तो सब उसको पैसा ले लेते थे। अब किस पॉलिटिकल पार्टी पैसा ले रही है उसका भी केवाईसी, उसका अकाउंट है तो उसमें पैसा जा रहा है। तो किन्होंने बॉन्ड लिए, उनके पान आधार सब है, उन किस बैंक से पैसा आया वो है, फिर वो बॉन्ड आता है और बॉन्ड फिर किस पार्टी के खाते में जा रहा है वो पता, लेकिन किसका पैसा किस पार्टी के खाते में जा रहा है वो उस बॉन्ड से पता नहीं चलेगा, उसको मैचिंग करना पड़ेगा। तो और ये जो डिटेल है, जानकारी है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं रहेगी, सिक्रेसी रखी जाएगी। अब जिन्होंने बॉन्ड दी, परचेज किए या कंट्रीब्यूशन किया है, अगर वो कॉर्पोरेट है, कंपनियां हैं, तो ऑफ कोर्स खर्चा कंपनी के अकाउंट से जा रहा है तो उनको अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस का ही तो दिखाना होगा। तो वो डिस्क्लोजर जरूरी था कि जब भी वो अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे उनको एक डिस्क्लोजर देना था कि उन्होंने कितने अमाउंट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए हैं। बट वो इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा कि किसके लिए परचेज किए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लिए परचेज किए। अब जब ये स्कीम लागू की गई तो इसमें कुछ कंट्रोवर्सी थी, जैसे सीपीआईएम उसके विरोध में थी, एकमात्र पार्टी जो उसके विरोध में थी, और उन्होंने कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा नहीं लेंगे, और उन्होंने नहीं लिया। और एक जो एनजीओ है, मैं नाम उसका बोल रहा हूँ, इंडिया अगेंस्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ऐसा मतलब इंडिया विद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ ये सीपीआईएम ने भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था उन दोनों ने कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को निरस्त किया जाए। उनका ऐसा कहना था कि ये तो और ज्यादा सीक्रेसी कर रही है और इससे कोई पर्पज सर्व नहीं होगा, जबकि रूलिंग पार्टी एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी, और उनका कहना था कि इसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है कि पहले तो कैश में पैसा आ रहा था तो ब्लैक मनी होता था, अब कम से कम ये तो पता चलेगा चेक से पैसा आएगा, डिजिटलाइजेशन से पैसा आएगा। और एसबीआई को तो पता ही है नाम, और उसमें भी कुछ स्कीम में थे कि कहीं जब बहुत जरूरी होगा कोर्ट वगैरह में तो वो नाम डिस्क्लोज किए जा सकते हैं, एकदम 100% सीक्रेसी वाला नहीं था। दूसरा उसका ये था कि इस बिल को पास कराने के लिए जेटली साहब ने मनी बिल का सहारा लिया। जस्ट एक सामान्य तरीके से समझने के लिए, मनी बिल वो बिल होता है जिसे अपन एक बजट कह सकते हैं या फाइनेंस बिल कह सकते हैं। तो फाइनेंस बिल को जब पास करवाना होता है तो वो सिर्फ लोकसभा में अगर पारित हो जाता है तो वो पास हो जाता है, उसके लिए राज्यसभा में उसको पास करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्पेसिफिकली उस वक्त उनको डाउट रहा होगा या कुछ होगा कि राज्यसभा में शायद ये बिल पास ना हो पाए, तो उन्होंने इसको, जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को मनी बिल की तरह पास करके, लोकसभा से पास करवा करके लागू कर दिया। तो दूसरा एक कंट्रोवर्सी ये था कि इसको मनी बिल के कैटेगराइज कैसे किया जा सकता है ना। तो वो जो हमारी पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और मनी बिल है तो एक ही सदन से, लोकसभा से पास होकर के वो लागू हो सकता है। तो ये उसकी सेकंड कंट्रोवर्सी थी। अभी उसके बाद से चल ही रहा है, 2019 से पैसे दे रहे हैं कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिकल पार्टियां उसको बुना रही है। अब इशू क्या आया कि ऑफ कोर्स अब जिसकी गवर्नमेंट होगी लोग उसको पैसा ज़्यादा देंगे। आज सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट है, विभिन्न राज्यों में जिनकी गवर्नमेंट्स हैं, उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा। जिसकी गवर्नमेंट्स 2 राज्य में होगी तो उसको वहाँ के लोग पैसा देंगे और कम देंगे, और जिसकी कहीं गवर्नमेंट नहीं है उसको बहुत ही कम पैसा मिलेगा। ये तो एक सर्वविदित सत्य है, इसमें कुछ छुपाने जैसा नहीं है। आज डीएमके की गवर्नमेंट तमिलनाडु में है तो उनको मोस्टली तमिलनाडु में, चेन्नई और वहाँ के लोग और वहाँ के कॉर्पोरेट्स पैसा देंगे। भाई दिल्ली का बिजनेसमैन उनको क्यों पैसा देगा? नहीं, उनको कोई ज़्यादा लेना देना भी नहीं है, या दे दे तो छोटा मोटा दे देगा। तो अब इस पूरी स्कीम का ज़्यादा बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को हुआ, क्योंकि सेंट्रल में भी उनकी गवर्नमेंट है और विभिन्न राज्यों में कई जगह उनकी अथवा उनके साथ जो भागीदारी में की हुई गवर्नमेंट्स थी, तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिला।
कांग्रेस को थोड़ा कम मिला, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट कम स्टेट में थी, सेंटर में वो नहीं है। थोड़ा आश्चर्य इस बात का है कि टीएमसी की गवर्नमेंट एक ही स्टेट में है और फिर भी उसको काफी पैसा मिला। ठीक है, अब आ जाते हैं कंट्रोवर्सी के ऊपर वापस। सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा न्यायालय ने सुनवाई के दौरान, ये तो 2019 से केस चल रहा है, तो प्रेजेंट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय मुख्य न्यायाधीश और उनकी जो अध्यक्षता में 5 सदस्यीय खंडपीठ ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। बस इससे हाहाकार मच गया कि वो स्कीम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बात आई कि उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वो सारी लिस्ट और डिटेल्स साझा करने चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ये सारा डेटा दे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही प्रख्यात वकील हरीश साल्वे जी को हायर किया, जिन्होंने, आपको याद हो तो, कुलभूषण जाधव का केस 1 रुपया लेके लड़ा था और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनको बचाया भी था। तो साल्वे जी ने एसबीआई का केस रिप्रेजेंट किया और उन्होंने कहा कि भाई हमको 3 वीक्स का और समय चाहिए। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि भाई आपको समय क्यों चाहिए जबकि आपको डेडलाइन दी गई है 6 मार्च की। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास जो सूचनाएं हैं उसको मैचिंग करने के लिए हमारे पास समय चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि किन्होंने पैसा दिया है, वो लिस्ट है हमारे पास, और दूसरी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि किन्होंने वो बॉन्ड्स भुनाए हैं, किनके खातों में वो पैसा गया है। लेकिन किसका पैसा किसके खाते में गया है, किसका पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को गया है, वो मैचिंग करने के लिए हमको समय चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तो आपको मैचिंग करने के लिए कहा ही नहीं, आपके पास जो डेटा है वो आप कल शाम को 6 बजे तक दे दे और 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी कर दे, मैचिंग का काम देखा जाएगा। वो हमने नहीं कहा है। तो वापस साल्वे जी ने फिर कहा, पूछा कि आर यू श्योर, आप फिर इसे क्लैरिफाई कर दीजिए। कल हम कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर नहीं चाहते हैं कि हमको इन्फॉर्मेशन मैचिंग करके नहीं देनी है, अदरवाइज तो डेटा रीडली अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा, तो जो दूसरे जज थे उन्होंने कहा कि हमने जो कहा है वो बहुत ही स्पष्ट है और आप उसको फॉलो कीजिए। तो उसके बाद एसबीआई ने वो डेटा जारी कर दिया और वो डेटा जारी करके दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको लगा दिया। अब आता है मूलभूत प्रश्न हंगामे का, मोरालिटी का, कि क्या चल रहा है उसमें, लोग क्या उसके कयास लगा रहे हैं। देखिए, एक सीधी सी बात है, कोई भी आदमी किसी को पैसा क्यों देता है? एक तो होता है कि भाई मुझे धर्म की सेवा करनी है, रिलीजियस मेरा वो है, व्यू है, गरीबों की सेवा करनी है, तो उस हिसाब से लोग अपने अपने व्यू के हिसाब से डोनेशन देते हैं। और कॉर्पोरेट लेवल पे भी बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको लगता है कि इंडियन डेमोक्रेसी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इसको फूलना फलना चाहिए और पार्टियों को पैसा कहाँ से मिलेगा उस हिसाब से वो पैसा दे सकते हैं और देते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनके पीछे उनका कोई उद्देश्य है, बट नॉर्मली हमारे साइक के अंदर एक चीज आती है कि कोई भी किसी को बेवजह पैसा नहीं देता, और उस हिसाब से इस चीज को देखा जा रहा है कि भाई जिन्होंने पैसा दिया तो उनको कुछ मिला होगा, उनको कुछ फेवर मिला होगा। यही एक इश्यू है बस, और लोग इसी में कयास लगाने में जुटे हैं कि किसने पैसा दिया और उसको क्या मिला, वो इस पैसे की वजह से मिला या नहीं मिला, और ये सब बातें, ये हवा में बातें हैं, इसका कोई आधार नहीं है और ये प्रूव होना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि पहले जो पैसा मिलता था वो कैश में आता था, उसका तो कुछ पता ही नहीं होता था, तो वहां आप किससे मैचिंग करते थे और किसने पैसा दिया और किसको काम मिल रहा है वो पता ही नहीं चलता था, बराबर। अब कम से कम नाम और ये तो पता है, और उसके आधार पर अगर किसी को मिला है, जो क्विड प्रो क्वो की बात हो रही है, तो वो अगर होता है तो माननीय न्यायालय ही उसको स्टेब्लिश कर सकता है। ये एक माहौल बनाने के लिए कि इन्होंने पैसा दिया इसलिए उनको काम मिला, दैट में बी रॉन्ग और दैट में बी राइट ऑल्सो। हम उसमें कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। हो सकता है मैं ऐसी पोजीशन में हूं जहां मुझे 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ कोई मायने नहीं रखता, मेरा 5,000 करोड़ का एम्पायर है, बिजनेस है। जैसे मेरे पास 50,000 रुपए है और मैंने 50 रुपए किसी को दे दिए,
वैसे किसी के पास 5,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, उसने 100 करोड़ किसी दे दिए पॉलिटिकल पार्टी को, इसको भी दिया उसको भी दिया। उनका डेमोक्रेसी में विश्वास है, वो चाहते हैं कि भाई इंडियन डेमोक्रेसी बनी रहे, फंडिंग हो, गवर्नमेंट के साथ हम आगे बढ़े, जो स्कीम वो लेके आए तो उन्होंने दिया हो सकता है। अब इसके अंदर कयास लगाना, ये सारे सोशल मीडिया के ऊपर कंप्लीट कयास चल रहे हैं, इसने दिया, उसको मिला, इसको मिला, उसको मिला, सबको मिला। इसमें कोई वो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी है कि कांग्रेस है कि टीएमसी है कि डीएमके है, सभी पार्टियों को चंदा मिला है। कम और ज्यादा, रेशियो कम ज्यादा हो सकता है, और रेशियो कम ज्यादा का मैंने आपको बता दिया, जिसकी सरकारें ज्यादा स्टेट में होगी उनको मिलेगी। अंतिम बात मोरलिटी की। हाँ, मोरल दृष्टिकोण से हम देखें तो हम भी मानते हैं कि भाई किसी ने पैसा दिया होगा, अब 100 करोड़, 900 करोड़, 800 करोड़, 700 करोड़, तो हो सकता है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन हो, कुछ फेवर वो चाहता हो। बट अब इसमें एक और टेक्निकल चीज है कि भ्रष्टाचार पहले क्या होता था कि भाई मैंने अगर आपका काम दिया और मुझसे अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो आप मुझे वो पैसा दें या मेरे किसी रिलेटिव को पैसा दें जिससे मुझे पर्सनल बेनिफिट हो। यहां मामला थोड़ा डिफरेंट है। गवर्नमेंट से किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला भी है और काम मिला भी है और फेवर मिला भी है और वो उस खुशी में कुछ देना चाहता है, तो या उससे पहले दे रहा है या बाद में दे रहा है, या इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज कर, वो बॉन्ड तो पार्टियों के खाते में जा रहा है जिससे वो चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को पर्सनल बेनिफिट उसमें नहीं है। तो टेक्निकल चीजें हैं। अब ये कहा जाए कि पुराने सिस्टम से बेटर सिस्टम है, लेकिन एक आम आदमी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाई क्यों आप ऐसा सिस्टम भी क्यों बनाते हो जिसके अंदर सीक्रेसी रहे, पैसा मिले, आप 2,000 से नीचे का भी फंडिंग आप कैश में करके एनोनिमस कर सकते हो। नो, एक सामान्य आदमी तो ये चाहेगा कि भाई सब कुछ क्लियर हो, जो भी देना चाहे वो ओपनली दे, चेक से दे और क्लियर कट उसका अकाउंटिंग हो। मे भी शायद अभी वो समय नहीं आया है हमारा। और वेस्ट के अंदर भी देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने लीगलाइज किया है, जैसे कि आप यूएस वगैरह में देखेंगे तो लॉबिंग को एक लीगल टर्म की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि लॉबिंग क्या है? लॉबिंग का मतलब यही है कि किसी भी चीज़ को अपने फेवर में लॉबी करने के लिए पैसा देना, तो वो पैसा दिया जाता है उसको, वो ऑफिशियली और अकाउंटिंग किया जाता है उसका। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं। मैंने एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जनरल वे में आपको समझाने का कोशिश किया और उससे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है उसको भी समझाने की कोशिश की है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम एक नए वीडियो को लेकर आएंगे। धन्यवाद।